नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। UTI AMC का IPO आता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बारे में हमने डिटेल एनालिसिस का वीडियो भी अपलोड कर दिया है, तो उसे भी आप रेफर कर सकते हैं। और यहाँ पर इस IPO के बाद जो लिस्टेड AMCs हैं उन पर क्या फर्क पड़ सकता है, HDFC AMC और NAM इंडिया दिखाई देती है, तो क्या यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है, तेजी देखने को मिल सकती है, क्या असर पड़ सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। और अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो किस में करना चाहिए, HDFC AMC में करना चाहिए, UTI AMC में करना चाहिए या फिर NAM इंडिया में करना चाहिए, कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के बारे में। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से ये रिलेटेड है। तो सबसे बड़े प्लेयर्स हमें कौन से दिखाई देते हैं, उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, ये जानना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देख पाएंगे इससे जो सारे फिगर्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो एसेट अंडर मैनेजमेंट है और सारे फिगर्स करोड़ में दिए गए हैं। इंडिया की अगर बात करें तो टॉप मोस्ट हमें जो दिखाई देती है वो है SBI फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि फिलहाल लिस्टेड नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड है। यहाँ पर वो फंड मैनेज करती है फिलहाल 3,64,000 करोड़ का। नेक्स्ट है HDFC AMC, जो कि फंड मैनेज करती है 3,53,000 करोड़ से भी ज्यादा। नेक्स्ट है ICICI प्रूडेंशियल AMC, 3,32,000 करोड़ से भी ज्यादा का फंड मैनेज करती है। नेक्स्ट है आदित्य बिरला सन लाइफ AMC, जो कि फंड मैनेज करती है 2,14,000 करोड़ से भी ज्यादा। नेक्स्ट है निपॉन लाइफ, जो कि हमें लिस्टेड दिखाई देता है। तो यहाँ पर HDFC AMC और निपॉन लाइफ हमें लिस्टेड दिखाई देते हैं, जो कि फंड मैनेज करता है 1,67,000 करोड़ से ज्यादा। कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि फंड मैनेज करते हैं 1,67,000 करोड़ के आसपास। नेक्स्ट है एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि फंड मैनेज करता है 1,34,000 करोड़। और यहां पर UTI AMC का भी IPO आता हुआ नजर आता है, जो कि मैनेजमेंट करता है 1,30,000 करोड़ से भी ज्यादा का फंड। तो आप देख पाएंगे यहां पर जो लिस्टेड पीयर्स दिखाई दे रही हैं, सबसे ज्यादा HDFC AMC में ही हमें यहां पर फंड्स दिखाई देते हैं, उसके बाद निपॉन लाइफ में दिखाई देते हैं और उसके बाद हमें यहां पर UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी में दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आपने UTI AMC IPO का डिटेल एनालिसिस वाला वीडियो देखा होगा तो आपको यहां पर पता चलेगा कुछ अलग बात है UTI AMC में। वो क्या है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो सारा डेटा आपको दिखाई दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड का डेटा है। म्यूचुअल फंड्स कितना है, उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, यही सारा डेटा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उसी के मुताबिक यहाँ पर सारा यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, यहाँ पर सारे यहाँ पर आपको नाम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा UTI AMC कामकाज करता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का, साथ ही साथ नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और साथ ही साथ NPS को मैनेज करने का, यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम को भी मैनेज करने का ये कामकाज करता है। तो आप समझ सकते हैं ये जो फंड्स होते हैं बहुत ही बड़ी मात्रा में होते हैं। ये जो आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 3,64,000 करोड़ से, उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर यहाँ पर नंबर दिखाई देते हैं, कहीं ज़्यादा बड़ा अमाउंट यहाँ पर मैनेज करती है। इसीलिए यहाँ पर क्रिसिल के मुताबिक यहां पर कहना है कि UTI AMC इंडिया का सबसे बड़ा AMC है इन टर्म्स ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट। यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो UTI AMC सबसे बड़ी AMC है इंडिया में। लेकिन अगर बात करें म्यूचुअल फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट तो यहां पर हमें वो एक नंबर पर दिखाई देती है। आप देख पाएंगे उसके ऊपर कई सारे हमें यहां पर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज दिखाई देती हैं, जहां पर SBI फंड्स और HDFC फंड एक दूसरे के आसपास ही दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा फर्क हमें यहां पर नजर नहीं आता है। और ICICI प्रूडेंशियल भी नजदीक दिखाई देता है। तो टॉप 3 म्यूचुअल फंड में हमें 3 नाम दिखाई देते हैं, जो कि है SBI फंड, HDFC AMC और ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ HDFC AMC हमें यहां पर लिस्टेड दिखाई देती है। तो मेरा मानना हमेशा से यही रहा है कि HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी निपॉन लाइफ से काफी ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। फंडामेंटल बेसिस पर भी मैं आपको कई बार ये बता चुका हूं, तो बार बार रिपीट करके आपको मैं परेशान नहीं करने वाला। लेकिन यहां पर UTI AMC को जो खास बात है वो मैं आपको बता चुका हूं कि UTI AMC यहां पर NPS का कामकाज करती है, प्रोविडेंट फंड को मैनेज करती है, तो उसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसका जो कामकाज है, जो फंड है, वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये UTI AMC को थोड़ा सा डिफरेंट बना देती है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हम इसी नंबर्स पर इसे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। भले ही यहाँ पर UTI AMC और HDFC AMC और NAM इंडिया में काफी ज्यादा फर्क हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन UTI AMC ऑफकोर्स यहाँ पर हमें बड़ा दिखाई देगा। क्रिसिल का भी यही मानना है। और यहाँ पर NPS कितना ज्यादा जाता है आपको तो पता ही होगा। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में यहाँ पर NPS में लोग पैसे डालते हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम, प्रोविडेंट फंड में पैसे डालते हैं, तो वो फंड काफी ज्यादा बड़ा होता है इन कंपेरिजन टू म्यूचुअल फंड।
तो ऑफकोर्स यूटीआई एएमसी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। यूटीआई एएमसी एक अच्छा स्टॉक है। और अगर बात करें यहाँ पर दूसरे जो फिलहाल लिस्टेड दिखाई देते हैं निपॉन लाइफ और एचडीएफसी एएमसी के बारे में, तो मेरा मानना है कि निपॉन लाइफ से बेहतर है एचडीएफसी एएमसी। फंडामेंटल बेसिस पर भी मैं आपको कई बार दिखा चुका हूं। तो यहाँ पर एचडीएफसी एएमसी मुझे निपॉन से काफ़ी ज़्यादा बेहतर चॉइस दिखाई देता है। और ऐसा नहीं है कि निपॉन में कोई यूटीआई जैसा जो प्ले कार्ड हमें यहाँ पर ट्रम्प कार्ड दिखाई देता है, जो यूटीआई एएमसी के पास जो ट्रम्प कार्ड है जो कि है यहाँ पर एनपीएस को मैनेज करना, प्रोविडेंट फंड को मैनेज करना है, ऐसा कोई भी ट्रम्प कार्ड निपॉन के पास दिखाई नहीं देता है। और फंडामेंटल बेसिस पर भी एचडीएफसी एएमसी बेहतर दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप एचडीएफसी एएमसी को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यूटीआई एएमसी को भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। भले ही यहाँ पर आपको 8 नंबर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर टॉप मोस्ट कंपनी है, ये आपको समझ जाना चाहिए। और अब बात करते हैं क्या हमें एचडीएफसी एएमसी और नैम इंडिया में गिरावट देखने को मिल सकती है या नहीं मिल सकती, इसके बारे में चार्ट्स पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ लेवल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एचडीएफसी एएमसी के बारे में। तो आप देख सकते हैं एचडीएफसी एएमसी में बहुत ही ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है, बहुत ही वीकनेस हमें दिखाई दे रही है। जब मार्केट में क्रैश देखने को मिल रहा था, 2000 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया था, उसके बाद स्टॉक ऊपर भी गया, 2800 के आसपास का हाई बनाया, उसके बाद वापस हमें स्टॉक में वीकनेस देखने को मिल रही है। अब देख पाएंगे फिलहाल स्टॉक 2100 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि अपने मार्च के लो से सिर्फ और सिर्फ 5% हमें ऊपर दिखाई देता है। तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट एचडीएफसी एएमसी में हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें वीकनेस दिखा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं आरएसआई का नंबर है 22। अगर बात करें एमएफआई के नंबर के बारे में तो एमएफआई का नंबर तो 14.53 हो चुका है, यानी कि हाईली ओवरसोल्ड कैटेगरी में एंटर करता हुआ नजर आता है। अगर बात करें यहाँ पर एमएससीडी की सिचुएशन के बारे में तो ऑफकोर्स यहाँ पर भी बुलिश क्रॉसओवर दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर भी बियरिश क्रॉसओवर ही देखने को मिल रहा है। अगर बात करें यहाँ पर इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो कंटिन्यूसली बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। लोअर बैंड का लेवल है 2073 का लेवल, मीडियन जो है वो है 2311 का लेवल, अपर बैंड है 2549 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 2419 का लेवल था, कब का टूट चुका है। यहाँ पर 2 पिवट सपोर्ट ऑलरेडी टूट चुके हैं। जो तीसरा सपोर्ट हमें दिखाई देता है वो है 1997 यानी कि 2000 के आसपास का लेवल। यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट की उम्मीद कर सकता है, क्योंकि जब मार्केट में क्रैश देखने को मिला था तभी भी यही सपोर्ट एज ए स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई दिया था और वापस तेजी भी दिखाई दी थी। फिलहाल तो रेजिस्टेंस के बात करने की जरूरत ही मुझे दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर आपको ऑल टाइम चार्ट दिखाना चाहूंगा, जहाँ पर एक कैंडल 1 डे को ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ज़्यादा पुरानी इसकी लिस्टिंग नहीं है। अब देख पाएंगे लिस्टिंग के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसके बाद जो तेज़ी देखने को मिली 2019 का ईयर काफ़ी अच्छा रहा था, लेकिन उसके बाद गिरावट शुरू हो चुकी थी। आप देख पाएंगे क्रैश के पहले ही 2020 शुरू हुआ, उससे पहले ही गिरावट देखने को मिली थी। कंसोलिडेशन स्टॉक दिखा रहा था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर मार्केट में क्रैश आया तो कंसोलिडेशन टूट गया और काफ़ी ज़्यादा वीकनेस भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। वैल्यूएशन एचडीएफसी एएमसी का काफ़ी ज़्यादा हमें दिखाई देता है, इसीलिए यहाँ पर इन्वेस्टर्स को डर भी बनता हुआ नजर आता है कि एचडीएफसी एएमसी में ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है इन कंपेरिजन टू नैम इंडिया। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ओवरऑल हमें वीकनेस दिखा रही है, जो मेन रीज़न है वो यही है कि फिलहाल जो हमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री दिखाई दे रही है वो काफ़ी ज़्यादा खतरे में दिखाई देती है। उसके भी रीजंस आपको पता ही है, रिडेम्पशन का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, लोगों की यहाँ पर जॉब जा रही है, तो ऑफकोर्स वो पहले एसआईपीज़ को कम कर देंगे, बंद कर देंगे, पैसे अपने हाथ में रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वैसे भी मार्केट की सिचुएशन भी काफ़ी वॉलेटाइल है। कोई यहाँ पर प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है कि मार्केट ऊपर ही चलता जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर जिनके पास पैसे हैं, जिनकी जॉब भी यहाँ पर बनी हुई है, वो भी ऐसा सोच रहे हैं, मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल बेच देते हैं, कर लेते हैं, उसके बाद जब मार्केट गिरेगी फिर से खरीद लेंगे। तो इसी वजह से हमें प्रेशर बनता हुआ नजर आता है। और स्पेशली यहाँ पर इसका वैल्यूएशन भी महंगा है थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू पीयर, इसी वजह से भी हमें थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर बनता हुआ नजर आता है इन कंपैरिजन टू नैम इंडिया। नैम इंडिया के चार्ट्स पर जाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे कि यहाँ पर आगे की सिचुएशन कैसी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं नैम इंडिया के चार्ट्स पर भी हम आ चुके हैं। यहाँ पर भी ऑफकोर्स वीकनेस तो देखने को मिल ही रही है। अगर यहाँ पर जो टॉप मोस्ट कंपनी है एसेट मैनेजमेंट कंपनी में, वो अगर नीचे आ रही है तो दूसरी कंपनीज भी ज़रूर नीचे आएगी। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे वीकनेस तो यहाँ पर भी बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर इसका वैल्यूएशन जो है इंडस्ट्री के मुकाबले ज़्यादा महंगा नहीं है, और इसी के कारण हमें यहाँ पर ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है इन कंपेरिजन टू एचडीएफसी एएमसी। लेकिन एचडीएफसी एएमसी में जो वैल्यूएशन महंगा दिखाई देता है उसका रीज़न भी है। एचडीएफसी नाम सुनकर ही लोगों को ट्रस्ट आता है वहाँ पर। एचडीएफसी
HDFC है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये माइंडसेट हो गया है लोगों का यहाँ पर। HDFC की 4 कंपनीज लिस्टेड हैं, HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, HDFC लाइफ और HDFC AMC। तो इन 4 नाम पर हमें विश्वास हो जाता है। HDFC ग्रुप काफ़ी रेप्यूटेड ग्रुप है, तो यहाँ पर हम ब्रांड नेम की वजह से यहाँ पर इनटेंजिबल फैक्टर्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कामकाज करते हैं, इसी वजह से हमें महंगा वैल्यूएशन दिखाई देता है। क्वालिटी भी प्रीमियम है तो यहाँ पर वैल्यूएशन भी प्रीमियम दिखाई देगा। लेकिन अगर फ्यूचर हमें म्यूचुअल फंड का थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए खराब दिखाई देता है तो ये वैल्यूएशन जो महंगा होता है वो सस्ता होने की कोशिश करता है, एटलीस्ट इंडस्ट्री के आसपास आने की कोशिश करता है। इसीलिए ज़्यादा गिरावट HDFC AMC में देखने को मिल रही है इन कंपेरिजन टू नैम इंडिया। तो यहाँ पर भी वीकनेस बनी हुई है। मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 36.53 है। यहाँ पर भले ही ओवरसोल्ड सिचुएशन देखने को नहीं मिली लेकिन ओवरऑल वीकनेस दिखाई दे रही है। RSI के नंबर में भी वीकनेस ही दिखाई देती है। MACD के बारे में बात करें तो आप एक देख पाएंगे कि MACD में जो सिचुएशन देखने को मिल रही है यहाँ पर भी बियरिश क्रॉसओवर ही हमें देखने को मिल रहा है। अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में तो देख पाएंगे कि बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के भी काफी नीचे स्टॉक आता हुआ नजर आता है। लोअर बैंड का लेवल है करंट मार्केट प्राइस के आसपास का लेवल जो कि 254 के आसपास का लेवल है। अगर बात करें मीडियन के बारे में तो वो 274 का लेवल है। अपर बैंड है 292 के आसपास का लेवल। अगर बात करें यहाँ पर पिवट पॉइंट्स के बारे में तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 276 का लेवल। सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो फिलहाल करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। दूसरा सपोर्ट दिखाई देता है 237 के आसपास का लेवल। यहाँ पर मैं आपको ऑल टाइम चार्ट दिखाना चाहूँगा जहाँ पर एक कैंडल 1 डे को ही रिप्रेजेंट करेगी क्योंकि इसकी भी ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग हमें दिखाई नहीं देती है। तो आप देख पाएंगे लिस्टिंग के बाद इसमें भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी। अब ये मैं आपको समझाना चाहूँगा। आप देख पाएंगे HDFC AMC में भी लिस्टिंग के बाद गिरावट ज़रूर देखने को मिली थी लेकिन इतनी ह्यूज गिरावट देखने को नहीं मिली थी। 300 के प्राइस से ये ऑलमोस्ट 150 के भी नीचे आता हुआ नजर आया था, 120 के आसपास आ चुका था। तो यही है ब्रांड वैल्यू होती है कुछ स्टॉक्स की, उसी वजह से हमें उनका वैल्यूएशन भी महंगा दिखाई देता है। तो आप देख पाएंगे 300 के लेवल के ऊपर जाकर 330 के आसपास जाने के बाद हमें ये 120 तक आता हुआ नजर आया था जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी। लेकिन HDFC AMC में इतनी भारी गिरावट तो कम से कम नहीं देखने को मिली। तो इसीलिए कामकाज करते हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि HDFC AMC मुझे बेहतर पसंद आता है। लेकिन लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। और 2019 का ईयर काफी अच्छा रहा था तो इसमें काफी तेजी भी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद क्रैश देखने को मिला और स्टॉक हमें वापस नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। और आप देख पाएंगे जो यहाँ पर हमें लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया था 220 के आसपास के लेवल पर, 215 के 210 के आसपास के लेवल पर। उसके बाद हमें तेजी वापस देखने को मिली लेकिन वापस स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना है कि आपको नैम इंडिया से ज्यादा बेहतर स्टॉक है HDFC AMC जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और UTI AMC के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है कि वो जो हमारे पास ट्रम्प कार्ड है, UTI AMC के पास जो ट्रम्प कार्ड है वो काफी ज्यादा बेहतर है। उनका जो बड़ा फंड यहाँ पर वो मैनेज करते हैं, वो फंड यहाँ पर HDFC AMC और नैम इंडिया मैनेज नहीं करते हैं। तो वो एक बड़ा ट्रम्प कार्ड है जिसकी वजह से आपको वहां पर अप्लाई करना चाहिए। मैंने डिटेल एनालिसिस के वीडियो में भी बताया था कि जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहना चाहते हैं UTI AMC में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री प्रेशर में रहने वाली है, उसके कारण भी मैंने आपको बता दिए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप यहाँ पर किसी भी एक स्टॉक में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, और अभी भी बता दूं कि नैम इंडिया बुरा स्टॉक नहीं है, लेकिन अगर कुछ अच्छा मिलता है तो वहाँ पर अच्छे के साथ जाना बेहतर होता है। बेटर जाइए, गुड से भी हमें बेटर अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैं HDFC AMC प्रेफर करता हूँ, लेकिन लास्ट डिसीजन तो आपका है। और अगर आप इन दोनों कंपनीज में कहीं पर इन्वेस्टेड है तो मेरा मानना है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल दोनों ही कंपनीज अच्छी है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में भी इसे रखना चाहते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यहाँ पर अगर आपने इन्वेस्टेड करके रखा है और अगर आप यहाँ पर UTI AMC में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपके यहाँ पर कोई दूसरे रीजन हो सकते हैं, आपके पास अगर कैश नहीं है या फिर पैसे नहीं है या फिर कुछ भी यहाँ पर कोई अलग रीजन हो सकता है, आपको यहाँ पर IPO में अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि फिलहाल तो सिचुएशन ऐसी है कि वैसे भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करती हुई नजर नहीं आ रही है, ऊपर से मार्केट भी वीक हो रही है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर थोड़ा सा डर बना रहता है। तो यहाँ पर अगर आपने एक कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, लॉस में है, तो यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इंडस्ट्री का ही थोड़ा माहौल खराब चल रहा है, इसीलिए स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं, वरना स्टॉक्स अच्छे हैं, वहां पर भी आप बाय एंड डिप्स करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं देती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।